हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं लेक्चर नंबर 2 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीपीसीएल एंड छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं जो जनरल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमें पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए चलिए हम लोग ने जो लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबी है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि स्ट्रेस एक्चुअली में होता क्या है, कैसे वो बॉडी में कैसे वो आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या होता है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस का बेसिक, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस को भी कैसे हम क्लासिफाई और डिवाइड करते हैं, ये सब चीजें हमने अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स के लेक्चर में पढ़ा था। ओके, नाउ आज के लेक्चर में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर स्ट्रेस और उनसे करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेस से। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ये यूनिट थोड़ा लेंथी है बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था। थोड़ा बेसिक्स मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा यहां पे मैं लिख देता हूं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स such that the forces tries to increase the length of the corresponding object then the stress induced in the body will be known as टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसके बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था बट स्टिल मैं इसको थोड़ा सा और प्रॉपर्ली आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। वो ये है कि जब भी किसी बॉडी पर सेट ऑफ फोर्स एक्ट करता है सच दैट कि उन फोर्सेस की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है बॉडी में, वो डिफॉर्मेशन कैसा होता है, जो उसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होने की कोशिश करे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है बॉडी में वही हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं डायग्राम भी बना देता हूं। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सिंपल सा ये डायग्राम है। ठीक है, इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स को शो करना चाह रहा हूं तो ये रहा फोर्स। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा, मान लीजिए F। ठीक है, ये रहा मेरा फोर्स, आप इसे P से भी डिनोट कर सकते हैं, आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। और यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, वो है A0। ठीक है, याद रखेंगे एक चीज, यहां पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। देखिए, अगर आपके फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन आता है, तो याद रखिए कि वहां पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए शुरू में है A0, ठीक है, और जब आपका डिफॉर्मेशन आ गया तो उसके बाद आपका एरिया है A फाइनल। ठीक है, तो उस केस में जो हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा T। ठीक है, T फॉर टेंसाइल और सिग्मा हम लोग किसके लिए डिनोट करते हैं, स्ट्रेस के लिए डिनोट करते हैं, द नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो सिग्मा T की जो वैल्यू होती है वो F अपॉन A0 होती है, जहां पे A0 जो होता है हमारा इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं है। देखिए, हो सकता है एग्जाम में आपको बहुत बेसिक सा सवाल पूछे जहां पे आपको इनिशियल एरिया और इलोंगेशन के बाद का एरिया भी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे उसके लिए जो एरिया, करस्पॉन्डिंग एरिया जो आप कंसीडर करेंगे वो इनिशियल एरिया होगा। ठीक है, नाउ जो भी स्ट्रेस डेवलप होता है इट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ही जब डिफॉर्मेशन आता है तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए बॉडी के अंदर अपने आप स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है।
ठीक। अब करस्पॉन्डिंग टू दिस फोर्सेस, करस्पॉन्डिंग टू दी टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ठीक है। अच्छा, यहां पे जो दूसरा पॉइंट हमें लिखना चाहिए प्रॉपरली, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया, सिग्मा टी से हम डिनोट करते हैं। और दूसरा चीज हमें लिखना चाहिए कि इट इज द, मतलब द स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल, द टेंसाइल स्ट्रेस एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। ठीक है। देखिए, अगर वहां पे जहां पे भी स्ट्रेस आएगा वहां स्ट्रेन तो आएगा ही आएगा। ठीक है। मतलब स्ट्रेस आया है, मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन अगर आ रहा है तो डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन का फॉर्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया है, द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो द टेंसाइल स्ट्रेस एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन आता है, उसी को हम कहते हैं इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन इसे कहते हैं। ठीक। यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से आने वाले स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, और इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये दोनों क्वांटिटी को हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है। अगर मैं किसी बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं, जिसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है और टेंसाइल स्ट्रेन आ रहा है, तो उन दोनों को हम पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। अब यहां पे जो टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू होगी, टेंसाइल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी, ई की जो वैल्यू होगी, वो यहां पे होगी एल डैश माइनस एल, क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रहा है, करस्पॉन्डिंग लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो एल डैश माइनस एल अपॉन एल, ये आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। नाउ ये जो स्ट्रेन होता है, ठीक है, दिस स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। थोड़ा सा इस चीज को हम लोग प्रॉपरली समझ लेते हैं। स्ट्रेन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेन भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा होता है हमारा लैटिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए क्योंकि आगे ये टर्म काम आएगा। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L और जिसका डायामीटर है D। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे नॉर्मल स्ट्रेसेस को अप्लाई किया। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां नॉर्मल मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, ये रहा एक नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि वो टेंसाइल ही हो या कंप्रेसिव, मैंने शो कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसकी वजह से मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो इंक्रीज हो जा रहा है और लेंथ डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं मान लूं कि ये जो लेंथ है L डैश है और ये जो डायामीटर है वो D डैश है, तो आप लोग एक चीज यहां पे एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे जो बॉडी का सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज नहीं हुआ है, यहां दो अलग डायमेंशन चेंज हुए हैं। और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हमारा एक डायमेंशन चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा डायमेंशन भी चेंज होगा, तभी हमारा जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक चीज हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग जो दूसरी वैल्यू होगी या जो दूसरा पैरामीटर होगा सिस्टम का, वो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक। तो यहां पर जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो होता है L माइनस L डैश बाय L। ठीक है। यहां पे इस एग्जांपल के हिसाब से जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो L माइनस L डैश बाय L होगी। उसी तरह से जो लैटिट्यूडनली, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, जो दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा, उसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन, ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है। दिस इज बेसिक, ये बहुत बेसिक होता है। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होता है फ्रेंड्स, उसे लेटरल स्ट्रेन जो होता है वो देखिए L के करस्पॉन्डिंग यानी लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन आता है उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। उसके अलावा जो बाकी डायमेंशन होते हैं उसको लेटरल कहते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा D डैश माइनस D बाय D। ठीक है। ये रहा हमारा लेटरल स्ट्रेन। ठीक है। तो जो स्ट्रेन्स भी हमारे होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और दूसरा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। चलिए अब दूसरी चीज पढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में। ठीक है। बहुत ही बेसिक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक्स, कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है।
कंप्रेसिव स्ट्रेन, जैसे कि टेंसाइल होता है हमारा, जिस तरह से हमारा टेंसाइल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस होता है, उसी तरह से ही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस भी होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अगर मैं कोई सेट ऑफ फोर्स लगा रहा हूं, कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर जिसकी वजह से उसकी लेंथ में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, यानी उसकी लेंथ शॉर्टन हो रही है, तो उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी पर, ठीक है, उसमें जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा बॉडी पर, वो स्ट्रेस कहलाएगा मेरा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो चलिए इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी is subjected to a force F such that it reduces the length of the body या of the object, आप जैसे भी कह सकते हैं, then the stress induced in the body will be compressive stress। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूं सच दैट उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसका ऐसा नेचर है कि वो उसके डायमेंशन को डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो जैसे मैं एक बॉडी ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे मेरी बॉडी है और यहां पे मैं ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, ठीक है, ये जो फोर्स है F, ये देखिए ये कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक, अगर ये फोर्स कंप्रेसिव नेचर का है तो यहां पे क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस होगा वही हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ठीक, नाउ दूसरी चीज और क्या मैं कह सकता हूं कि इसके करस्पॉन्डिंग, अब यहां पे भी कुछ स्ट्रेस है, यहां पे भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ स्ट्रेन डेवलप होगा। तो यहां पे जो स्ट्रेन होगा वो कहलाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, और इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा L बाय L, और यहां पे चेंज इन लेंथ क्या होगा, ठीक है, जो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन। ठीक है, तो यहां पे जो कंप्रेसिव होगा तो यहां पे क्या होगा, L माइनस L डैश बाय L। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया आप लोगों का। ठीक, जिस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को हम पॉजिटिव एज्यूम करते थे या पॉजिटिव लेके चलते थे, यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन को हम नेगेटिव लेके चलेंगे। इट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, इसे हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए नाउ यहां पर एक बात ध्यान से देंगे। अभी हम लोग ने यहां पे किसका बात किया, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन। अब जो हम स्ट्रेस पढ़ेंगे उसके बाद वो है हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, वो है हमारा शियर स्ट्रेस। बहुत बेसिक है फ्रेंड्स, ये सब बहुत बेसिक है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नाउ एक और चीज है यहां पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमको कैसे हम डिनोट करते हैं, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसको हम सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सिग्मा सी की वैल्यू भी होती है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जो भी हम फोर्स लगा रहे थे डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द इनिशियल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, ये हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। अब जो तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखिए अगर मैं किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स अप्लाई करूं कि वो फोर्स किसी बॉडी के प्लेन के पैरेलल हो और अलग अलग डायरेक्शन पे लग रही हो, सच दैट कि एक लेयर, बॉडी का एक लेयर उसके दूसरे लेयर पे स्लाइड करना चाहे, तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, तो उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वही हमारा शियर स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। व्हेन अ
body is subjected to equal forces in opposite direction। देखिए मैं इसको अच्छे से डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा तो आप लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आएगा। टू फोर्सेज इन अपोजिट डायरेक्शन such that the forces are parallel to the plane of the object and it tends to slide the one layer of the object onto another। देखिए पूरा अभी मैंने लिखा है, मैं आपको अब देखिए यहां पे मैं आपको ये लिखाना चाह रहा हूं, when a body is subjected to two equal forces in opposite direction। हमारे पास एक बॉडी है जिसमें फोर्स कैसे लग रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं और कैसे लग रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं वो जो प्लेन है, हमारी बॉडी के जो प्लेन है उसके पैरेलल हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, बॉडी के प्लेन में इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि बॉडी का जो सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है, ठीक है, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू रेजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन। अच्छा देखिए स्ट्रेस तभी होगा जब स्ट्रेन होगा, और स्ट्रेन हो रहा है मतलब चेंज इन डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड टू रेजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन, ठीक है। इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। कल मैंने जब आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एक चीज पढ़ाया था आप लोगों को कि दिस स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज दी टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम की हेल्प से ये दिखाऊंगा कि शियर एस एक्शन में हो कैसे रहा है। देखिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक बीम है, ये देखिए ये एक बीम है, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। इस टाइप के बीम, ये देखिए ये एक बीम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बच्चों को मैं बता दे रहा हूं, मैकेनिकल सिविल को वालों को तो पता ही होता है, नहीं पता होगा तो बहुत टेंशन वाली बात है, आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल के बच्चों को बता देता हूं, अगर कोई बीम एक जगह से फिक्स है और दूसरी जगह से फ्री एंड है, ठीक है। देखिए यहां से ये फिक्स है और फिक्स किसी चीज को फिक्स करने का तरीका यह है कि मैं इसको ऐसे डिनोट करूंगा, ठीक है, एक वॉल के जैसा, इसको ऐसे वॉल के जैसा। तो देखिए ये बीम जो है आपको दिख रहा होगा कि यहां से फिक्स है और यहां से फ्री है, तो इस टाइप के बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स के बारे में भी मैं बता दूंगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज और कोई बहुत टफ नहीं है, बट ये समझिए कि यहां पे एक आपका क्या है, कैंटिलीवर बीम, ठीक है। यहां पे आपका एक कैंटिलीवर बीम है। अच्छा अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा दिया मैंने इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो ये बीम है, जो यहां पे जो फिक्स्ड एंड है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स के, ठीक है। तो इस टाइप का जो फोर्स है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहां पे देखिए, यहां पे जो फोर्स लग रहा है F, ठीक है, यहां पे भी फोर्स लग रहा है F, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स है तो यहां पे देखिए ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक। अब ये फोर्स कैसा लग रहा है, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, तो इस प्लेन पर ये कैसे लग रहा है, पैरेलली लग रहा है, ठीक है, प्लेन के पैरेलली लग रहा है। तो अगर इस टाइप का फोर्स लगता है तो ये किस टाइप से एक्ट कर रहा होगा, ये कैसे इसमें डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा होगा, ये Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. इसमें कुछ इस टाइप से डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। आई होप आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो डिफॉर्मेशन आना चाह रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि एक जो
प्लेन है, एक जो सरफेस है इस प्लेन का, वो दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा यहां पे, इसकी वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो क्या होगा, वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक, चलिए नाउ यहां पे जो शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ। ठीक है, ये जो सिंबल है दिस इज नोन एज टाउ, और इसी को हम लोग शियर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। ये भी होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, और शियर स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा फ्रेंड्स जब मैं क्वेश्चंस आपको, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, और वो क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि हम कैसे लेंगे चीजों को। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो एरिया होता है, यहां पर जो एरिया होता है, ध्यान रखेंगे कि वो एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं होता है। ठीक है, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा था हमारे में, तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में जिस प्लेन पे लग जा रहा था उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ले रहे थे। अब आपका क्रॉस सेक्शन जो हो सकता है वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन जब हम शियर को बात कर रहे हैं, शियर की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जो शियर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो एरिया को हम कंसीडर करते हैं वो एरिया हमारा शियर एरिया होता है। तो यहां पे जो एरिया हम कंसीडर करेंगे वो होगा शियर एरिया। ठीक है, इसको अपन क्या रखेंगे, शियर एरिया। ठीक, ऐसा यूनिट तीनों केसेस में ऐसा यूनिट बिल्कुल सेम रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, ऐसा यूनिट जो होता है हमारा वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस स्ट्रेस को दूसरे नाम से भी क्या जाना जाता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे इट इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात हुई मतलब वहां शियर स्ट्रेस की बात हो रही है। ठीक, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा समझ के चलेंगे, वो है शियर स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, शियर स्ट्रेन के बारे में चलिए तो थोड़ा सा समझते हैं शियर स्ट्रेन के बारे में। शियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, चलिए हमारे पास है शियर स्ट्रेन। ओके, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक बॉडी बना रहा हूं। चलिए ये रहा मेरा बॉडी। ठीक है, ये बॉडी मैं मान लेता हूं ये नीचे से फिक्स है, ये रहा, ये फिक्स है, और यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दिया पैरेलल। ठीक, अब ये जो मैंने फोर्स लगाया तो यहां पे जो डिफॉर्मेशन आएगा ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, लीजिए ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, मतलब इनिशियली जो बॉडी था वो आपकी ये जो ब्लू रंग का दिख रहा है ये इनिशियल स्टेट में था, और फोर्स लगाने के बाद जो ये रेड कलर में आ रहा है ये इसका क्या आ जा रहा है, ये इसका फाइनल पोजीशन आ जा रहा है, या डिफॉर्मेशन के बाद जो फाइनल शेप है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब जो शियर स्ट्रेन होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं। शियर स्ट्रेन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक, और एक्चुअली में वो फाई क्या होता है, वो कौन सा है, वो ये होता है ये एंगल, ये होता है फाई। ठीक, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे नेमिंग दे सकते हैं एल एम एम डैश, और ये होता है एल एम एन ओ एन एन डैश। आप कुछ भी इसको नेमिंग दे दीजिए, इट डजंट मैटर। ठीक है, तो हम लोग जो शियर स्ट्रेन है उसको फाई से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल होता है हमारा, ये जो हमारा एंगल होता है ये होता है हमारा फाई। ठीक, अब यहां पे फाई क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि जो tan फाई होता है, tan फाई, ठीक है, tan फाई की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, एन एन डैश, परपेंडिकुलर है यहां पे एन एन डैश डिवाइडेड बाय ओ एन। ठीक है, परपेंडिकुलर
अपॉन tan phi की जो वैल्यू होगी वहां पे देखिए क्या होगा, अगर ये एंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है उसे हम परपेंडिकुलर डील करते हैं। तो ये वाला जो nn डैश है, nn डैश ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, और अपॉन बेस, बेस कौन सा होगा, ON का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये जो ON डैश है, ON डैश ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक। आपको यहां एंगल का ध्यान रखना है कि एंगल हम कौन सा लिए हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है फाई, ये फाई एक्चुअली हमको निकालना क्या है, हमको फाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने ये जो डिफॉर्मेशन यहां पे दिखाया है, तो जो फाई होता है आपका शियर स्ट्रेन का जो फाई होता है वो ये होता है। अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा रहा हूं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के मैं ये कह रहा हूं कि tan फाई जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर होगा हमारा nn डैश और बेस होगा हमारा ON, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि बॉडी पर, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अगर किसी बॉडी पर डिफॉर्मेशन आता है, खासकर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर या हमारे मेटल्स पर या हमारे कोई भी बड़े बड़े मटेरियल्स पर जो भी आता है, ठीक है, तो उसमें जो ये शियर एंगल होता है, ठीक है, ये जो एंगल होता है फाई, ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है। ये क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो अगर हमारा एंगल बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत ही छोटे एंगल के लिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि साइन फाई इज इक्वल टू फाई। देखिए ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आई होप आपने 11th 12th में इसे पढ़ा होगा, खासकर 11th क्लास में, कि बहुत ही छोटे एंगल के लिए जो साइन थीटा होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो भी थीटा के बराबर हो जाता है, और जो कॉस थीटा होता है वो -1 हो जाता है, ठीक है। तो टेन थीटा ये या फिर जो टेन फाई है यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ फाई टेन फाई विल बी इक्वल टू फाई। तो यहां पर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू nn डैश अपॉन ON। तो जो शियर स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो होती है आपकी, देखिए क्या वैल्यू होती है, डिफॉर्मेशन लेंथ डिवाइडेड बाय द साइड, ठीक है, ये हमारा शियर स्ट्रेन की वैल्यू होती है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल होता है, ये हमेशा रेडियंस में मेजर किया जाता है। द एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है। यहां पे हम इसको एंगल यानी इसको हम लोग डिग्री में नहीं डील करेंगे, जो भी एंगल होगा इसको हम हमेशा रेडियन पे डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आप लोगों को बताया टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में, टेंसाइल स्ट्रेन, फिर मैंने आपको बताया कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बारे में, और ध्यान रखेंगे कि शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नाउ अब जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो चलिए उसको भी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज आपको दिख रहा होगा, बट नॉट एन इश्यू, ठीक है। हम लोग जो यहां पे पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के लिए मेरा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले से कर्व बना लिया है क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए, ठीक है। आई होप आपको ग्राफ्स का मतलब तो समझ में आता ही होगा। ग्राफ्स का जो ये सेक्शन होता है इसे वाई एक्सिस कहते हैं, इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस में हमने लिखा है स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, और हमारा जो स्ट्रेन होता है वो है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो एक्चुअली में ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, यानी कि वाई एक्स एक्सिस पे जो हमने जो क्वांटिटीज लिखी है, वाई एक्सिस में हमने लिखा है स्ट्रेस और एक्स एक्सिस में मैंने लिखा है स्ट्रेन, ठीक। नाउ इस डायग्राम में जो आप ये कर्व देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप जो ये कर्व देख रहे हैं, इसी बेसिक कर्व को लेके आपको समझना है। अब पहली चीज, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है। मैंने लिखा है कि मैं यहां पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहा हूं वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बना रहा हूं।
तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है मेरा? डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसे इन द फॉर्म ऑफ वायर्स कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास मेटल है और मेटल में मैं फोर्स लगा के उसको इलोंगेट करना चाह रहा हूं, तो मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो वायर के फॉर्म में इलोंगेट हो सकता है, मतलब उसे वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी मेटल्स वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या जिसे हम वायर्स तक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, गोल्ड हमारा डक्टाइल मटेरियल होता है, मैक्सिमम मेटल्स हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ये जो कर्व बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो कर्व है ये हमारा माइल्ड स्टील का कर्व है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दिस इज द कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना पड़ता है। हम जनरली कर्व को तो पढ़ लेते हैं पर हमें पता नहीं रहता है कि ये कर्व एक्चुअली में है क्या। तो ये जो कर्व है ये माइल्ड स्टील का कर्व है। ठीक है, नाउ अब यहां पे देखिए, थोड़ा कर्व को समझते हैं। यहां पे जो y एक्सिस है इसमें स्ट्रेस है, और जो x एक्सिस है उसमें स्ट्रेन है। अब अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि किसी बॉडी पर स्ट्रेस पहले आता है या स्ट्रेन पहले आता है, किसी बॉडी पर स्ट्रेस पहले आता है या स्ट्रेन पहले आता है, तो द करेक्ट आंसर इज बॉडी में सबसे पहले स्ट्रेन आता है। ठीक है, बॉडी में सबसे पहले स्ट्रेन आता है और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। देखिए क्या होता है, जब आपकी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स की वजह से सबसे पहले डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, उस डिफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए स्ट्रेस इंड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर डिफॉर्मेशन आ गया यानी कि कुछ चेंज इन लेंथ आ गई उसमें, तो वहां पे स्ट्रेन ऑटोमेटिकली आ गया। तो स्ट्रेन आ गया तो उसके बाद तब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस भी आ जाएगा। अब देखिए यहां पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, ये ग्राफ O से लेकर G तक प्लॉट हो रहा है और अलग अलग जगह पे अलग अलग कर्व बनते जा रहे हैं। तो चलिए धीरे से इसको समझते हैं, आराम से समझते हैं कि यहां पे हो क्या रहा है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो स्ट्रेस इंड्यूस होता है और स्ट्रेन आता है और स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस इंड्यूस होता है। रीजन O से लेकर A तक जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो रीजन O से लेकर A तक मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए अगर y एक्सिस, अगर मैं कहूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx। ठीक है, अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आ जाता है वहां पे, जिसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। और जब कोई दो क्वांटिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं O से लेकर A तक का जो ग्राफ बना है वो लीनियर बना है। और वो लीनियर क्यों बना है, वो लीनियर इसलिए बना है क्योंकि इस रीजन O से लेकर A तक, मैं आपको पूरा लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपको बस पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। O से लेकर A तक हमारा क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है, इक्वल टू साइन आता है, तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो वो जब कांस्टेंट आता है तो वो होता है कैपिटल E इंटू E, और इस कैपिटल E को ही हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां पे जो E आ जाता है आपका वो आता है यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, याद रखेंगे यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पे जो यंग्स मॉड्यूलस है, दिस इज द यंग्स मॉड्यूलस फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, O से लेकर A तक जो मेरा स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, जैसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा वहां पे यंग्स मॉड्यूलस आ गया। ठीक है, और ये रिलेशन बन गया। इसी रिलेशन को कहते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, ये रिलेशन को ही हम कहते हैं द हुक्स लॉ। ठीक है, इस रीजन को ही हम, ये जो रीजन होता है ये हुक्स लॉ के अंदर आता है, और ये चीज मैंने यहां पे मेंशन कर दी है। ठीक है, अगर आपसे कहेगा हुक्स लॉ क्या होता है, तो हुक्स लॉ ने यही बताया था कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो वहां पे क्या आ जाता है, यंग्स मॉड्यूलस आ जाता है। ठीक,
अब देखिए इस रीजन का सिग्निफिकेंस क्या है, अगर मैं इस रीजन की बात करूं, आप ये नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस रीजन का सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर अगर मैं फोर्स को हटा देता हूं, अगर मैं यहां पे फोर्स को हटा देता हूं, पहले मैं फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है और स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, तो अगर मैं फोर्स को हटा दूंगा तो रीजन ओ से ए के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, रीजन ओ से लेकर ए तक के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, फोर्स हटने के बाद जो बॉडी है वो अपनी शेप को पूरी तरह से रीगेन कर लेगा, यानी 100% रीगेन ऑफ शेप हैपेंस, 100% रीगेन ऑफ शेप हैपन, ठीक है, यहां पे पूरी तरह से शेप 100% रीगेन हो जाएगा। अब ये ग्राफ एक्चुअली में बन कैसा रहा है, देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, हमने एक माइल्ड स्टील ले लिया, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक। एक्चुअली ये ग्राफ क्या हो रहा है, यहां पे एक माइल्ड स्टील हमने ले लिया, माइल्ड स्टील पे फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो शुरू के रेंज में क्या रहता है, शुरू के रेंज में जो आपका डक्टाइल मटेरियल होता है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है और पॉइंट ए तक बॉडी प्योरली इलास्टिक होता है, यानी कि अगर फोर्स को मैं हटाऊंगा तो वहां पे बॉडी अपने शेप को पूरी तरह से रिगेन कर लेगा। तो आई होप आपको इस रीजन का मतलब तो समझ में आ गया। अब रीजन मैं आ जाता हूं, मैं रीजन ए टू बी, चलिए अब इस रीजन की बात करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स और बढ़ाता जा रहा हूं, तो अब क्या हो जाता है, बी, ए से लेकर बी पॉइंट तक जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए टू बी, ठीक है, चलिए इसको मैं कहां लिखूं मैं, चलिए इसको मैं यहां लिख देता हूं, ए से लेकर बी तक जो हमारा बॉडी होता है वो होता है पार्शियल इलास्टिक, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, पार्शियल इलास्टिक होता है। पार्शियल इलास्टिक का मतलब ये होता है कि ए से लेकर बी तक अगर ऑब्जेक्ट अगर ए से लेकर बी तक की रेंज में है और वहां पे मैं अगर फोर्स को हटा देता हूं, अगर वहां पे मैं इस फोर्स को हटा देता हूं तो वहां पे क्या होगा फ्रेंड्स, वहां पे बॉडी पार्शियल रीगेन कर पाएगा अपने शेप को, पूरी तरह से रीगेन नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से रीगेन कहां तक करेगा, ओ से लेकर ए तक, और ए से लेकर बी तक जो होता है, ए से लेकर बी तक पार्शियल रीगेन कर पाता है अगर मैं फोर्स को हटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि बी इज दी इलास्टिक लिमिट। मतलब ये पॉइंट जो होगा बी, वो हमारे बॉडी का मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट होगा, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं क्या कर रहा हूं, बी से लेकर सी तक की बात कर रहा हूं, ठीक है, बी से लेकर सी, ठीक है, बी से लेकर सी, अब मैं क्या कर रहा हूं, बी टू सी बात कर रहा हूं। देखिए बी टू सी इज नोन एज प्लास्टिक रेंज। बी से लेकर सी तक जो रेंज होता है, इसको मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स ताकि मैं इसको लिख सकूं प्रॉपरली। ओके, बी से लेकर सी तक का जो रेंज होता है वो होता है प्लास्टिक रेंज, ठीक है। क्या होता है, प्लास्टिक रेंज। प्लास्टिक रेंज का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर इस रेंज पर, अगर इस जगह पे मैं बॉडी पर फोर्स हटाऊं तो बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, पार्शियली भी नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ए बी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा कर्व जैसा होता है, बट यहां पे मैंने स्ट्रेट लाइन शो किया है। आपको बस पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना है, आपको रीजन के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन जैसा शो भी कर रहे हैं तो स्लोप को आप सेम शो नहीं करेंगे, ठीक है। द स्लोप ऑफ OA इज डिफरेंट फ्रॉम स्लोप ऑफ AB, ठीक है। OA का जो स्लोप है वो AB के स्लोप से डिफर करेगा। और जो हमारा ये फॉर्मूला है, सिग्मा इज इक्वल टू E इंटू ई, ये सिर्फ OA रेंज तक ही वैलिड है, OA रेंज तक ही वैलिड है, ठीक है। OA रेंज तक ही हमारा ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, सिग्मा स्ट्रेस होता है, E जो होता है स्ट्रेन होता है, और E जो होता है हमारा यंग्स मॉड्यूलस होता है, और इसका भी जो SI यूनिट होता है, यंग्स मॉड्यूलस का भी जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नाउ मैंने जैसा कि बताया B से लेकर C तक प्लास्टिक रेंज होता है। अब जब बॉडी C पे आ जाता है तो इसे ही हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक है। आप लोग जब कुश्ती देखते होंगे तो कुश्ती में जो आदमी हारने वाला रहता है या जो हार मान लेता है वो कह देता है आई यील्ड, तो वो वैसे आप यहां से याद रखेंगे कि ये जो पॉइंट C है इसे हम अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, C टू D में क्या हो रहा है, देखिए
मैं क्या करता जा रहा हूं, फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, तो सी से लेकर डी के रेंज में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी सडनली डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया बॉडी का डिक्रीज होने लगता है, और वहां पे स्ट्रेन पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए, देखिए सीडी के लिए हमारा स्ट्रेन जो है कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट जो स्ट्रेस बॉडी अप्लाई कर रहा है उसमें गिरावट आती है। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे अपर यील्ड पॉइंट है, अगर अपर यील्ड पॉइंट पर मैं स्ट्रेस की बात करूंगा तो वो क्या होगा, अपर यील्ड स्ट्रेस। लेकिन अपर यील्ड स्ट्रेस के बाद क्या होता है, एरिया सडनली डिक्रीज होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेन नहीं आता, वहां पे आपको इलॉन्गेशन नहीं हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, और वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बॉडी के द्वारा लगाई जा रही जो स्ट्रेस है वो भी डिक्रीज होती है, और वो पॉइंट डी पे आती है जिसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान रखने का है। ठीक है, पहले क्या हुआ, ओ से लेकर ए तक गए, वो हमारा प्योरली इलास्टिक था, फोर्स को अगर हम हटाते बॉडी पूरी तरह से अपने शेप को रिगेन करता। ए से लेकर बी तक पार्शियल इलास्टिक था, बी हमारा कैसा पॉइंट था, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बी हमारा था इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, ए से लेकर बी तक अगर मैं ऑब्जेक्ट को हटाता तो वहां पे क्या होता, बॉडी अपने शेप को पार्शियल रिगेन करता। बी से लेकर सी जो था वो प्लास्टिक रेंज था, वहां पे फोर्स को अगर मैं हटाता तो बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता, और पॉइंट सी पर ये अपर यील्ड पॉइंट पर आ जाता। अपर यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है उसे ही हम कहते हैं अपर यील्ड स्ट्रेस, और जो पॉइंट डी होता है उसे हम कहते हैं लोअर यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब लोअर यील्ड स्ट्रेस के बाद, ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट या लोअर यील्ड स्ट्रेस के बाद अब थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिए, डी टू ई में क्या हो रहा है, बॉडी कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा रही है अगेंस्ट द फोर्स, मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूं, तो इस रीजन के लिए डी टू ई के लिए बॉडी कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा रही है, स्टिल बॉडी पर डिफॉर्मेशन आता जा रहा है। तो डी से लेकर ई तक का जो रेंज होता है उसे ही हम कहते हैं यील्ड एट कांस्टेंट स्ट्रेस, इसे ही हम कहते हैं यील्ड एट कांस्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, यहां पे एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हो रहा है, यहां पे ध्यान से देखिए, डी से लेकर ई तक का रेंज, अब यहां पे स्ट्रेस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब बॉडी कोई भी स्ट्रेस नहीं लगा रहा, लेकिन बॉडी पर डिफॉर्मेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि चेंज इन लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक, तो यहां पे पॉइंट ई पर आने के बाद सडनली क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने लग जाती है अगेंस्ट द इंक्रीजिंग फोर्स, और जो ये पॉइंट होता है हमारा, ये पॉइंट एफ, यही पॉइंट होता है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। द पॉइंट एफ इज नोन एज अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, और यहां पे लगने वाला जो स्ट्रेस होता है, यहां पे लगने वाला जो स्ट्रेस होता है वो बॉडी के द्वारा लगाया गया सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, और इसी को कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, अगर मैं कहूं सिग्मा एफ की बात करूं, सिग्मा एक पॉइंट है, तो ये होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस। और आपको ये याद रखना है, खासकर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को, कि बॉडी जो डक्टाइल मटेरियल सबसे ज्यादा स्ट्रेस किसी स्टेज पर लगाती है तो वो यही होता है, और उसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सडनली हमारा स्ट्रेस डिक्रीज होता है, स्ट्रेन बढ़ता जाता है, बहुत रैपिडली हमारा एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है, और पॉइंट जी पर क्या हो जाता है, बॉडी हमारा टूट जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ प्रॉपरली समझ में आया होगा। देखिए, ये ग्राफ बहुत लेंदी तरीके से भी मैं समझा सकता था, मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाकर इस पर बात कर सकता था, बट उसकी जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ओ से लेकर ए तक हुक्स लॉ कहां फॉलो होता है, ओ से ए। ठीक है, ए से लेकर बी तक क्या होता है, पार्शियल इलास्टिक, बी से लेकर सी तक प्लास्टिक, पॉइंट सी होता है अपर यील्ड पॉइंट, और वहां पर जो स्ट्रेस होता है वो होता है अपर यील्ड स्ट्रेस। पॉइंट डी क्या होता है, पॉइंट डी आपका लोअर यील्ड पॉइंट होता है, और वहां पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो होगा लोअर यील्ड स्ट्रेस। डी से लेकर ई तक, ठीक है, डी से लेकर ई तक जो प्रोसेस होता है उसको स्ट्रेन हार्डनिंग भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो डी से लेकर ई तक के जो प्रोसेस है उसे आप लिख सकते हैं द स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस, द स्ट्रेन हार्डनिंग। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आपका स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लगा रही है बॉडी ड्यू फॉर द इंक्रीजिंग फोर्स, बट आपका डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक,
और जो मैक्सिमम स्ट्रेस बॉडी अप्लाई करता है अगेंस्ट द इंक्रीजिंग फोर्स, वो कहां करता है, वो पॉइंट एफ पे करता है, जिसे हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। और एट लास्ट कोई तो लिमिट है, अब वो मैक्सिमम लिमिट के बाद क्या होता है, बॉडी थोड़ी देर के बाद टूट जाता है, क्योंकि यहां पे रैपिडली एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। और आपका जो बॉडी होता है फ्रेंड्स, वो कैसे टूटता है मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो बॉडी होती है वो कुछ इस टाइप से ब्रेक होती है। ठीक है, इस टाइप से ब्रेक होती है, मतलब यहां से क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया एकदम से डिक्रीज होगा और इस पॉइंट के अलोंग ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये था हमारा डक्टाइल मटेरियल के लिए, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब उसी तरह से हमारा जो कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक उसी तरह से जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए भी होता है। तो इसके लिए आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कितने सारे ग्राफ पढ़ने पड़ रहे हैं, पर अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं ब्रिटल मटेरियल के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इजी होता है ब्रिटल मटेरियल का, तो बहुत इजी होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया स्ट्रेन E इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल जैसे ग्लास, कास्ट आयरन, ठीक है, हाई कार्बन स्टील, तो इस टाइप के जो मटेरियल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जो थोड़े से भी दबाव को सह नहीं पाते और टूट जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ग्राफ कैसा बनता है मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले ग्राफ जो होता है O से लेकर A तक जाता है, ठीक है, जहां पे हमारा यहां पे क्या होता है, हुक्स लॉ फॉलो होगा। इस रीजन तक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हुक्स लॉ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली A से लेकर ये पॉइंट F में आ जाता है, यानी कि अगर उससे ज्यादा हमने इस पर फोर्स लगाया तो वो सीधा अल्टीमेट पॉइंट पर आके ब्रेक हो जाता है। अल्टीमेट पॉइंट पर क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये जो आपका ब्रिटल मटेरियल है ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट, कितना इजी है, और डायरेक्टली क्या करता है ये ग्राफ, कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में पूछ देता है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द ब्रिटल मटेरियल इज, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देगा, और ये ग्राफ आपका बस ग्राफ कैसा रहेगा, O से एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रेस होता है ये ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपको इसको थोड़ा ऊपर शो करना पड़ेगा। याद रखेंगे, आप इसको ऐसे नहीं बना देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट F सबसे ऊपर रहेगा। डक्टाइल मटेरियल के केस में भी अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और वो ग्राफ में भी मैंने सबसे ऊपर बनाई थी। और सेकंड नंबर पे जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस होता है, वो भी मैंने शो किया था। ठीक है, तो ग्राफ में ऐसा नहीं था, ग्राफ मैंने कुछ भी नहीं बना दिया था फ्रेंड्स। ग्राफ में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट F सबसे ऊपर था स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग, और उसके नीचे था C। ठीक है, तो यहां पे भी जो F का पॉइंट है वो A से ऊपर है। ठीक है, इस रीजन तक आपका हुक्स लॉ फॉलो होगा। हुक्स लॉ यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला, उसके बाद डायरेक्टली ये ब्रेकिंग पॉइंट यानी अल्टीमेट पॉइंट पर आ जाएगा। ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, कास्ट आयरन। किसके लिए फ्रेंड्स, कास्ट। ठीक है, तो कास्ट आयरन के लिए ये ग्राफ होता है। ठीक है, जो डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाया था वो हमने किसके लिए बनाया था, माइल्ड स्टील। याद रखेंगे, ये सब नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। ओके, तो चलिए ये रहा आज का सेकंड लेक्चर। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें पता चली होंगी। हमने यहां पे पढ़ाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। मैंने आपको शेयर स्ट्रेन के बारे में भी बताया, कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव होती है, उसको मैंने पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल लेंगे, और उसके साथ हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे कांस्टेंट है, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस कांस्टेंट्स होते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और ये बहुत इजी होगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर पे मुझे देखें। दूसरी चीज ये है कि कल मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 30 से 40 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन हार्डली 4 से 5 लोगों का आया। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो रिक्वेस्ट करिए। जिन्होंने भी मुझे फॉलो किया मैंने उन्हें फॉलो बैक किया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो करिए, उससे क्या होगा, पर्सनल लेवल पे अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। और जो हमारा फेसबुक पेज है जेनिक जे स्टडी math.max/civil, उसको भी आप लोग क्या करें, लाइक एंड फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।